Hello everybody, this is JSN Classes and welcome to Humanities Pro Series। तो आज हम गॉर्बाचेव एंड दी डिसइंटीग्रेशन वाला टॉपिक लेकर आ गए हैं। तो पार्ट 2 में हम समझेंगे सबसे पहले गॉर्बाचेव एंड दी डिसइंटीग्रेशन। तो आइए पहले समझते हैं गॉर्बाचेव कौन थे। तो मिखेल गॉर्बाचेव हु हैड बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। तो गॉर्बाचेव जी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं सोवियत यूनियन में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी 1985 में, राइट। ही सॉट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम। इनका मानना था कि यहाँ के सिस्टम में रिफॉर्म्स होनी चाहिए, यहाँ के सिस्टम में सुधार आना चाहिए, राइट। बिकॉज रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर। भाई बहुत जरूरी है यहाँ के सिस्टम में रिफॉर्म लाना। अब्रिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन दी वेस्ट। इन्होंने बिल्कुल रिफॉर्म्स का फेवर किया था। इन्होंने बिल्कुल रिफॉर्म्स का फेवर किया था और इनका मानना था कि यहाँ पर रिफॉर्म बहुत पहले से ही नेसेसरी है, राइट। 1985 में जब गॉर्बाचेव जी जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, तो ये एनालाइज करते हैं कि यहाँ के सिस्टम में तो बहुत लैकिंग्स हैं, बहुत ज्यादा कमियां हैं, राइट। मतलब इनसे पहले जो लीडर्स लास्ट थे, लियोनिड ब्रेजनेव और उनसे पहले निकिता क्रुश्चेव, जोसेफ स्टालिन, व्लादिमीर लेनिन, जितने भी लीडर्स गए हैं उन सब ने यहाँ के सिटीजन्स में, उन सब ने यहाँ के सिटीजन्स के आंखों पे पट्टी लगा रखी थी। आंखों पे पट्टी लगाना इन द सेंस ये नहीं है कि सच में पट्टी लगा रखी थी। आंखों पे पट्टी लगाना इन द सेंस कि मतलब धूल झोंक रखी थी, अंधेरे में रखा था लोगों को, लोगों की प्रॉब्लम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे लोग, मतलब लोग अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे और बहुत ज्यादा मतलब वहां के लीडर्स ने एक बहुत इनजस्टिस टाइप मतलब एक्ट किया था, राइट। तो इनका ये मानना था जब से ये सेक्रेटरी बने सोवियत यूनियन के, तब से इन्होंने रियलिटी बता दी सबके सामने, सब कुछ बता दिया कि भाई देखो वेस्ट कंट्री के पास तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, वेस्ट कंट्री के पास तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लोग तो बहुत बढ़िया से जीवन बिता रहे हैं, हम यहाँ पे क्यों पीछे हैं, राइट। तो धीरे धीरे उन्होंने एक इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया। देन ही इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया और एक पॉलिसी भी ये दो टाइप की लेकर आए। फर्स्ट पॉलिसी पेरेस्ट्रोइका, सेकंड पॉलिसी ग्लासनोस्ट, राइट। गॉर्बाचेव की जो पेरेस्ट्रोइका मतलब पॉलिसी थी उसमें ये बात करते थे कि सारा स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग। एंड ग्लासनोस्ट जो इनकी पॉलिसी थी मतलब सिस्टम में ओपननेस लाएंगे, मोर ओपननेस सिस्टम, ताकि सिटीजन अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये तो मेजरली मतलब गॉर्बाचेव का रोल था, आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एक्सप्लेन दी रोल ऑफ मिखेल गॉर्बाचेव। तो मिखेल गॉर्बाचेव का रोल तो अभी हम ओके। तो देखिए लास्ट लीडर भी थे ये सोवियत यूनियन के, ही वाज द लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन फ्रॉम 1985 टू 1991, राइट। तो अब हम समझेंगे मतलब डिसइंटीग्रेशन के बिहाइंड इवेंट्स। इवेंट्स कौन कौन से थे। तो देखिए इवेंट्स, फर्स्ट द क्राइसिस इन दी सोशलिस्ट ब्लॉक। पूरे सोशलिस्ट ब्लॉक में क्राइसिस, राइट। द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक। देखिए ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो सोवियत ब्लॉक का ही पार्ट थी, राइट। ईस्ट यूरोप की कंट्रीज से स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट्स एंड सोवियत कंट्रोल, राइट। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया अपनी खुद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, राइट। बिकॉज दे वांटेड टू इंडिपेंडेंट नेशन। ये चाहते थे कि उनका नेशन इंडिपेंडेंट बने, राइट। इसलिए उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया पूरे सोशलिस्ट ब्लॉक में, क्राइसिस वाली सिचुएशन फैल गई। तो पहला इवेंट तो ये था, राइट। सेकेंड पॉलिसीज ऑफ गॉर्बाचेव। गॉर्बाचेव जो पॉलिसी लाए थे वो इस इंटेंशन से लाए थे ताकि इकोनॉमी रिवाइव कर सके, राइट। इकोनॉमी रिवाइव करने के इंटेंशन से गॉर्बाचेव ने पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। तो सेकेंड जो इवेंट था वो ये था पॉलिसीज ऑफ गॉर्बाचेव। अब आप सबके मन में एक थॉट आया, सर पॉलिसी की वजह से क्यों मतलब डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो पहले समझो, गॉर्बाचेव इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म। इन्होंने एक शुरुआत करी इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म करने की एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन दी कंट्री, कि पूरे देश में डेमोक्रेसी फैले, राइट। द रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय लीडर्स विद इन दी कम्युनिस्ट पार्टी। इनके रिफॉर्म्स का विरोध करा कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने। जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर लीडर्स थे उन सब ने मतलब इनके रिफॉर्म्स का एक विरोध करा। अ कूप टुक प्लेस इन 1991 और सबने मिलकर एक कूप प्लान कर लिया 91 में, दैट वाज एनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्ड लाइनर्स, राइट। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे
जो मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसी का विरोध करते थे, उनने एक 91 में कूप प्लान कर लिया और सभी ने मिलकर इनकी पॉलिसीज का बढ़ चढ़कर विरोध करा। एक तो ये इवेंट हो गया, राइट। थर्ड इवेंट, अपोजिशन अगेंस्ट द कूप। अपोजिशन कूप के खिलाफ था, जैसे बोरिस येल्सिन नेशनल हीरो इमर्ज होते हैं, अपोजिशन दिस कूप। इस कूप के अपोजिशन मतलब एक नेशनल हीरो टाइप बोरिस येल्सिन इमर्ज होते हैं। द रशियन रिपब्लिक वेयर येल्सिन वॉन अ पॉपुलर इलेक्शन, राइट। रशिया में जो इलेक्शन हुआ था उस रशिया में जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी और ये नेशनल हीरो इमर्ज हुए थे। बिगेन टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल, पूरी तरह से मतलब सेंट्रलाइज कंट्रोल अपने अंडर में ले लिया था बोरिस येल्सिन ने। तो मतलब इनकी पॉपुलैरिटी रशिया में जो इलेक्शन हेल्ड हुआ था 91 में उसमें देखी जाती है। तो इनके वजह से भी मतलब ऐसा माना गया था कि मतलब एक डिसइंटीग्रेशन होता है, क्योंकि अभी आगे शिफ्ट ऑफ पावर भी समझेंगे। ऑल राइट, तो अब शिफ्ट ऑफ पावर समझेंगे कि भाई जो पावर शिफ्ट होनी स्टार्ट हुई थी ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थी डिसइंटीग्रेशन के बिहाइंड। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू दी रिपब्लिक्स। पावर शिफ्ट होनी स्टार्ट हो गई थी सोवियत सेंटर से रिपब्लिक में, स्पेशली मोर यूरोपियन पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। मोस्टली ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लोग मतलब ये चाहते थे कि वो अपनी पावर को शिफ्ट करें रिपब्लिक से नेशन में, मतलब अलग कर लें, विच सॉ देमसेल्व एज सोवरेन स्टेट। उनका मानना था कि हमारा स्टेट हमारा अपना हो, हमारा राष्ट्र हो, अपनी सोवरेनिटी हो, क्योंकि क्राइसिस जो है सबसे पहले ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से ही स्टार्ट हुआ था, राइट। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस। अब इसी के बीच जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक था, राइट, इसने इंडिपेंडेंस के बारे में बिल्कुल भी आस्क नहीं करा, कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं करे, राइट। एंड वांटेड टू रिमेन विद दी सोवियत फेडरेशन। इनका ये मानना था कि सोवियत यूनियन एज इट इज ही चले जैसे पहले चलता आ रहा था, राइट। बिल्कुल भी इन्होंने क्वेश्चन चर्चा नहीं करी कि इन्हें भी इंडिपेंडेंसी चाहिए या फिर इन्हें भी अलग करना है, राइट। फिर फाइनली दिसंबर 91 में अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, मतलब तीनों मेजर पावर उभर कर आती है 91 दिसंबर में। थ्री मेजर रिपब्लिक यूएसएसआर के डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। तीनों मेजर पावर डिक्लेयर करती है कि सोवियत यूनियन फाइनली डिसबैंडेड है, राइट। अब सोवियत यूनियन क्या है, ऑफिशियली डिसबैंड हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैंड, और जो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है वो ऑफिशियली बैंड हो चुकी है। सो कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। मतलब कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया है सारे रिपब्लिक्स में, और अब सोशलिज्म से ट्रांजिशन हो गया कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी में, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी गोर्बाचेव एंड दी डिसइंटीग्रेशन। याद रखना गोर्बाचेव का रोल और डिसइंटीग्रेशन के इवेंट्स, राइट। क्राइसिस इन दी सोशलिस्ट ब्लॉक, पॉलिसीज ऑफ गोर्बाचेव, अपोजिशन अगेंस्ट कूप, शिफ्ट ऑफ पावर। 4 पॉइंट्स याद रखना, खुद ब खुद आंसर डिफाइन हो जाएगा। सो इस टॉपिक में समझेंगे रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन के कारण, मतलब किस वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ था सोवियत यूनियन का। तो फर्स्ट रीजन इकोनॉमिकली, सेकंड रीजन पॉलिटिकली, राइट। तो अलग करके समझेंगे, डिवाइड करके समझेंगे, इकोनॉमिक रीजन क्या था, पॉलिटिकल रीजन क्या था। तो आइए, द इंटरनल वीकनेसेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, राइट। सोवियत यूनियन के इंटरनल सिस्टम में इंटरनली वीकनेसेस देखी गई थी, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, विच फेल्ड टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। मतलब सोवियत यूनियन का सिस्टम इंटरनली इतना वीक हो गया था कि लोगों के एस्पिरेशन को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, राइट। इंटरनल सिस्टम अगर वीक पड़ने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी कंट्री का, उस कंट्री का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, राइट। वो मेजर रीजन हो जाता है कंट्री के अंदर दो पोर्शन, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, सिंपल। तो सोवियत इकोनॉमी यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग आर न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल। ज्यादातर सोवियत इकोनॉमी के जितने भी सिस्टम में मतलब जो भी लीडर हैं वो रिसोर्सेज यूज करते थे, लेकिन मिलिट्री न्यूक्लियर वेपन को बनाने में ज्यादातर रिसोर्सेज को यूज कर लेते थे, एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट इन ईस्टर्न यूरोप विद इन दी सोवियत सिस्टम, राइट। मतलब मोर देन रिसोर्सेज मिलिट्रीज को यूज करने में, मिलिट्री के वेपन को यूज करने में लगा देते थे।
जिस वजह से यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम डाउन जाते रहा, राइट। और सैटेलाइट स्टेट की डेवलपमेंट पे ज्यादातर ये पैसा लगा देते थे, जिस वजह से इकोनॉमिक बर्डन चढ़ता चला गया। तो एक तो ये सिस्टम था कि भाई इकोनॉमिक वीकनेसेस, राइट। एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल वीकनेसेस थी, जैसे एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी सिटीजन बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट। इसी सेम टाइम पर मतलब लोगों को लगभग नॉलेज हो चुकी थी कि रिफॉर्म्स होना चाहिए, और लोगों को इतना तो पता चल चुका था कि यार सिस्टम में बहुत कमी है, राइट। अब यहाँ सुधार होना चाहिए, लोग अवेयर हो चुके थे, राइट। सो दे कुड सी दी डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ द वेस्ट। लोग भी देख पा रहे थे कि हमारे सिस्टम में और दूसरे के सिस्टम में, वेस्टर्न कंट्रीज के सिस्टम में बहुत सारी डिस्पैरिटीज देखी जा रही है, राइट। डिस्पैरिटीज क्योंकि लोगों को नॉलेज हो चुकी थी कि भाई अब किस लेवल पे हमारा सिस्टम जाना चाहिए और हम कहाँ स्टैंड करते हैं, राइट। सो कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी और ओवर 70 ईयर्स हो चुके थे इसे रूल करते हुए, was not accountable to the people। कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल भी लोगों की तरफ अकाउंटेबल नहीं थी, राइट। सो ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड बाय स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रैम्पेंट करप्शन, राइट। आम आदमी मतलब इतना परेशान हो चुका था, करप्शन बढ़ चुका था, और बहुत ज्यादा मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन परेशान हो चुके थे कि सारा सिस्टम मतलब स्लो होते जा रहा है, बहुत से करप्शन आते जा रहा है। The inability of the system to correct mistake, it had made the unwillingness to allow more openness in government and the centralization of authority in a vast land। लोग बाग ये कहते थे कि भाई बड़ी लैंड पर अथॉरिटी सेंट्रलाइजेशन की है, केंद्रीयकरण है, कोई ओपनेस सिस्टम नहीं है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, हमारी कौन सुनेगा, हमारी प्रॉब्लम एक्सप्रेस नहीं की जा रही, हमें राइट्स नहीं है, हमें फ्रीडम नहीं है। तो भाई लोग भी परेशान हो चुके थे, राइट। सो ओवरऑल लोगों के नजर में भी ये था कि यार कोई विलिंगनेस नहीं, कुछ नहीं, कोई भी ओपन सिस्टम नहीं, दैट्स व्हाई सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, राइट। तो वन ऑफ द रीजन इज इकोनॉमिकली, सेकेंड पॉलिटिकली। आई होप आपको समझ आया हो। सो अभी हमने पढ़ा इकोनॉमिक रीजन और पॉलिटिकल रीजन। सो गोर्बाचेव रिफॉर्म्स और नेशनलिज्म, ये भी फर्दर रीजन थे, राइट। सो गोर्बाचेव रिफॉर्म्स प्रॉमिस टू डील विद दिस प्रॉब्लम। गोर्बाचेव ने प्रॉमिस करा कि यहाँ की प्रॉब्लम के साथ हम डील करेंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे। सो गोर्बाचेव प्रॉमिस टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, राइट। प्रॉमिस किया कि यहाँ के इकोनॉमी को हम बदलेंगे, चेंज करेंगे, कैचअप विद द वेस्ट, ताकि हमारी इकोनॉमी वेस्ट के साथ अच्छे से चलती रहे, एंड लूजेंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, राइट। जो भी सिस्टम लूज है उसको हम रिफॉर्म करेंगे। मतलब कुल मिला के गोर्बाचेव ने यहाँ पर लोगों को मतलब बहुत बड़ा दिलासा दे दिया था, और गोर्बाचेव के दिल के अंदर कुछ खराबी नहीं थी, राइट। ये आपने समझना है, गोर्बाचेव चाहते थे कि सिस्टम में सुधार हो, राइट। अल्टीमेटली सिटीजन ने इनका सपोर्ट नहीं करा, राइट। क्योंकि अब भाई लोग भी थक चुके थे, पिछले जितने लीडर गए सबने अपना मतलब झाड़ा, सब झूठ बोल रहे थे, आंखों पे पट्टी लगा रखी थी। इन्होंने रियलिटी बता दी कि भाई वेस्टर्न कंट्री वाले तो मौज ले रहे हैं, यहाँ की कब बारी आएगी मौज लेने की, राइट। देन फिर इन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, राइट। बट कोई बात नहीं, राइट, जो होना होता है वो हो जाता है। तो गोर्बाचेव वाज मूविंग टू क्विकली, ये तेजी से मूव होने स्टार्ट हुए। इन दिस टग ऑफ वॉर गोर्बाचेव लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन, राइट। जब गोर्बाचेव क्विकली मूव हुए तो उसके बाद टग ऑफ वॉर मतलब रस्सी वाला गेम, राइट। एक तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स रस्सी खींच रहे हैं, एक तरफ से गोर्बाचेव। तो जब भाई ज्यादातर लोग रस्सी खींचेंगे तो गोर्बाचेव तो अकेले पड़ेंगे ही, तो उसका मतलब है कि गोर्बाचेव को हर साइड से लॉस हो गया सपोर्ट, और भाई डिफरेंट ओपिनियन जो भी थे, अलग अलग ओपिनियन पब्लिक के, वो डिवाइड हो गए। इवन दो हु वर विद हिम बिकेम disillusioned as they felt that he did not adequately defend his own policy। ये अपनी पॉलिसी को एडिक्वेटली डिफेंड नहीं कर पाए, राइट। मैंने बोला कि गोर्बाचेव के दिल के अंदर खराबी नहीं थी, चाहते थे कि सिस्टम में सुधार हो, बट लोगों ने सपोर्ट नहीं करा। अब लोग भी बेचारे क्या करें, लोग भी थक चुके थे, जितने लीडर्स आए दिलासा दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे भाई ये वो, राइट। बट स्टिल इन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, लेकिन उस पॉलिसी का इंपैक्ट ये पड़ा कि अल्टीमेटली फाइनली सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। बट इनकी वजह से नहीं हुआ, राइट, इनकी वजह से नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ अपना काम करा, लेकिन सिटीजन थक चुके थे, बात ये है, राइट।
इनके बाद नेशनलिज्म भी एक मतलब लोगों की इच्छा थी कि हमारे सारे रिपब्लिक नेशन बने, द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर सोवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक, राइट, मतलब अलग अलग रिपब्लिक्स ये चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि उनकी खुद की सोवरेनिटी हो, नेशनलिज्म बने, राष्ट्रवाद बने, इंक्लूडिंग रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर प्रूव टू बी द फाइनल मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। राइज ऑफ नेशनलिज्म भी एक रीजन था कि मतलब रिपब्लिक्स का मानना था उनकी सोवरेनिटी हो, उनका नेशन बने, अलग से अलग सब कुछ हो, तो एक ये भी रीजन था, राइट। द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन एंड दैट वेदर और नॉट द रिफॉर्म्स हैड अकर्ड देयर वुड हैव बीन एन इंटरनल स्ट्रगल विद इन द सोवियत यूनियन, राइट। आपने देखा कि सोवियत यूनियन के इंटरनल हिस्ट्री में कितना स्ट्रगल करा लोगों ने, चाहे रिजल्ट फेवर में हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, कि भाई इनकी जीत हासिल हुई या नहीं हुई वो मैटर नहीं करता, बट फिर भी आप स्ट्रगल देख सकते हो कि सोवियत यूनियन के अंडर कितना स्ट्रगल चला और कैसे चला। संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए, तो चाहे हम जीते या ना जीते। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रीजंस फॉर डिसइंटीग्रेशन। आई होप आपको बात समझ आई हो। तो अब हम समझेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अभी हमने समझा कि इस वजह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, राइट। रीजंस अलग हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं। कॉन्सिक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं? रिजल्ट। मतलब जैसे 91 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए, क्या क्या रिजल्ट देखा गया। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस था एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, राइट। 91 में कोल्ड वॉर एरा भी एंड हुआ था, सिंपल। तो इसका एंड हो गया, ये फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस था। तो अब इसे डिफाइन कर लेते हैं। The ideological dispute over whether the socialist system would beat the capitalist system was not an issue anymore, right? जो मतलब सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों के बीच जो कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ था 1945 में, वो सिंगल एक इशू नहीं था, राइट। वो सिंगल एक इशू नहीं था, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी। जैसे सिंस दिस डिस्प्यूट, इस डिस्प्यूट की जब स्टार्टिंग हुई थी 1945 में, हैड एंगेज दी military of the two blocs had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons, right? मतलब दोनों पावर्स के बीच, दोनों सुपर पावर्स के बीच जो आर्म्स रेस चल रही थी ना, जो कन्फ्रंटेशन थी ना, आर्म्स रेस मिलिट्री वेपन्स को लेके, ये भी एक इशू था, राइट। एंड हैड लेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स, दोनों मिलिट्री ब्लॉक की एग्जिस्टेंस थी, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस। ईस्टर्न अलायंस मिलिट्री अलायंस वार्सो पैक्ट and Western Alliance military alliance NATO. NATO means North Atlantic Treaty Organization, right? मतलब एक आर्म्स रेस भी चल रही थी, कहने का मतलब ये है, उस चीज का भी एंड हुआ था, ये भी एक ऑल्सो कॉन्सिक्वेंसेस था। The end of the confrontation demanded an end to this arms race and a possible new peace, right? जो ये कन्फ्रंटेशन चल रही थी दोनों सुपर पावर्स के बीच, राइट, ये जब कन्फ्रंटेशन एंड होती है, जब ये आर्म्स रेस एंड होता है, तो ये एक चीज की डिमांड करता है कि पॉसिबल न्यू पीस हो सके, तो एक नई तरीके से पीस को स्टेब्लिश किया जाए, राइट। और 91 में डिसइंटीग्रेट होने के बाद फ्यूचर में कभी भी किसी के बीच आर्म्स रेस ना हो, राइट, एक पीसफुल तरीके से कंट्रीज आपस में रहें और किसी से कन्फ्रंटेशन ना करें वगैरह। तो एक तो ये कॉन्सिक्वेंसेस था कि कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन का एंड हो गया, मतलब दोनों सुपर पावर्स के बीच जो कोल्ड वॉर एरा चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, वो दोनों के बीच एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, सिंगल इश्यू नहीं था, उसके अलावा आर्म्स रेस भी थी, राइट। तो एक तो ये कॉन्सिक्वेंसेस था। सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस है चेंजेस पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, राइट। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पावर रिलेशंस भी चेंज हुई थी। जैसे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में क्या क्या चीजें चेंज हुई, पावर रिलेशंस, जैसे द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन ऑल्सो चेंज, मतलब जो भी रिलेटिव इन्फ्लुएंस या फिर आइडिया या फिर इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ये भी चेंज हो गई थी। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर लेफ्ट ओपन ओनली टू पॉसिबिलिटीज, आइदर द रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट एंड क्रिएट अ यूनिपोलर सिस्टम, or different country or groups of countries could become important player in the international system, thereby bringing in a multipolar system where no one power could dominate, right? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो पावर रिलेशंस थी वो चेंज हो गई थी।
जैसे बाइपोलरिटी का एंड हो जाता है 91 में, उसके बाद यूनिपोलरिटी बिकेम हो जाती है, राइट। वर्ल्ड इज बिकेम यूनिपोलर वर्ल्ड इज 1991, इन 1991 91 में वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था। अब ऐसा सिस्टम आया धीरे धीरे कि भाई यूनिपोलर वर्ल्ड में तो सिंगल कंट्री डोमिनेट कर गई थी, यूएसए सोल सुपर पावर सिंगल कंट्री थी, बट कोशिश ये थी कि हम पूरे वर्ल्ड को मल्टीपोलर सिस्टम में कन्वर्ट करें ताकि कोई एक पावर किसी सिस्टम पे इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो यही कोशिश थी 91 के बाद कि हमें पावर रिलेशन ऐसे चेंज करनी है, हमें पावर्स ऐसे शिफ्ट करनी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि कोई सिंगल पावर किसी पे डोमिनेट ना कर पाए। फिर भी यूएसए ने अपनी हेजेमनी बिल्कुल रखी थी, राइट। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएसए की हेजेमनी थी पूरे इकोनॉमिकली एंड पूरे पॉलिटिकली, बट स्टिल हमें ऐसा सिस्टम करना है मल्टीपोलर सिस्टम ताकि कोई वन पावर किसी चीज पे डोमिनेट ना कर पाए। तो इन शॉर्ट आपने ये समझना है सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस, पावर रिलेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज हुई थी, राइट। इसके बाद यूएसए बिकेम दी सोल सुपर पावर, सिंगल कंट्री यूएसए सोल सुपर पावर बनी थी 91 के बाद, backed by the power and prestige of the US, the capitalist economy was now the dominant economic system internationality। वर्ल्ड वाइड लेवल पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो यूएसए की थी ये पूरे ग्लोबल लेवल पे डोमिनेट कर गई थी, इसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में देखा गया था, राइट। इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड एजेंसीज लाइक द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिकेम पावरफुल एडवाइजर टू ऑल दीज कंट्रीज। जितनी भी सोवियत यूनियन में कंट्रीज थी, हर कंट्रीज के लिए ये एजेंसीज एक पावरफुल एडवाइजर बनी थी, मतलब एडवाइस दे रही थी एंड लोन्स दे रहे थे कि भाई अपना सिस्टम सुधार लो, सही कर लो। सिंस दे गेव देम लोन, since they gave them loans for their transition to capitalism, मतलब वर्ल्ड की मतलब बड़ी बड़ी एजेंसीज ने लाइक आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने हर कंट्री को लोन प्रोवाइड किया था कि आप अपने कंट्री का जो सिस्टम है वो ट्रांजिट कर लो, कैपिटलिज्म में कर लो, राइट, ताकि वो सही से कर भी पाए, इसलिए उन्हें लोन वोन प्रोवाइड किया था। So politically, the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life। पॉलिटिकल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या था कि लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज होनी चाहिए। लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब है कि भाई सही तरीके से, ताकि सिटीजन को राइट्स मिले, फ्रीडम मिले, ऐसा ना हो कि सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक हो जाए, अथॉरिटेरियन हो जाए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, राइट। ये डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ध्यान से आपने समझना है। और इसी तरह से आपको पार्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे हमारी इस ह्यूमैनिटीज प्रो सीरीज में, राइट। तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है, कमेंट, लाइक, शेयर, तीनों चीज आपने करनी है और सब्सक्राइब भी करना है, राइट। सो अब हम एक और टॉपिक है इसी का, इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज, राइट। देखिए कई सारी न्यू कंट्रीज भी इमर्ज हुई थी। इमरजेंस डिसइंटीग्रेशन के बाद एक ये भी था कि कई न्यू कंट्रीज इमर्ज हुई थी आपस में। द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मीन्ड द इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। सोवियत ब्लॉक के एंड हो जाने के बाद कई न्यू कंट्रीज इमर्ज हुई थी, राइट। ऑल दीज कंट्री हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड चॉइसेस। इन सारी कंट्रीज की अपनी चॉइस थी, अपने एस्पिरेशन थे कि वो भी इंडिपेंडेंट बने, राइट। सम ऑफ देम स्पेशली बाल्टिक, ईस्ट यूरोपियन स्टेट वांटेड टू ज्वाइन द ईयू। कुछ कंट्रीज ये चाहती थी कि यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करें एंड बिकम पार्ट ऑफ द नेटो। ये भी चाहते थे कि वो नेटो का पार्ट भी बने और यूरोप यूनियन को भी ज्वाइन करें। कुछ कंट्रीज का मानना और चाहना ये था, राइट। सो सेंट्रल एशियन कंट्रीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। सेंट्रल एशियन कंट्रीज ये चाहती थी कि वो अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन का एडवांटेज ले एंड कंटिन्यूस देयर क्लोज टाई विद रशिया। रशिया के साथ उनके क्लोज टाई कंटिन्यू रहे एंड ऑल्सो टू स्टेब्लिश टाई विद द वेस्ट। वेस्ट के साथ भी वो अपना टाइज अच्छा स्टेब्लिश करें, यूएस के साथ, चाइना के साथ एंड अदर्स। तो सेंट्रल एशियन स्टेट का मानना यह था कि वो कॉन्टिन्यूअस रखें अपने आप को इन चीजों में, राइट। दस द इंटरनेशनल सिस्टम सॉ मैनी न्यू प्लेयर्स इमर्ज। इंटरनेशनल सिस्टम पे कई सारे न्यू प्लेयर्स इमर्ज होते हैं, ईच विद इट्स ओन आइडेंटिटी। हर प्लेयर्स की अपनी आइडेंटिटी होती है, इंटरेस्ट होता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफिकल्टीज, हर चीज अपनी होती है। तो ये था इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, एक तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, चेंजेस पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। दिस वाज ऑल अबाउट दी
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें समझेंगे शॉक थेरेपी विद कॉन्सिक्वेंसेस, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।